सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है हमारा खुद का माइंड। बाहर की दुनिया से लड़ना मुश्किल है, लेकिन अंदर के इमोशनल स्टॉर्म्स को समझना और उन्हें मास्टर करना, वो तो एक रियल सुपर पावर है। और आज हम इसी सुपर पावर को अनलॉक करने की बात करेंगे। फ्रॉम द बुक मास्टर योर इमोशंस, रिटन बाय थिबाउट मॉरिस। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक ऐसा रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बिना उनके गुलाम बने। अक्सर हम सब ये सोचते हैं, Why am I feeling low today? क्या मैं अपने गुस्से पर कभी काबू पा सकता हूँ? लोग मुझे इतना इजीली अफेक्ट क्यों करते हैं? ये बुक इन्हीं सवालों के जवाब देती है, वो भी प्रैक्टिकल, साइंस बैक्ड और डीपली पर्सनल विजडम के साथ। इसमें बताया गया है कि इमोशंस को कोई दुश्मन ना समझे, वो तो सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब हम उन सिग्नल्स को गलत समझने लगते हैं, तब वो इमोशंस हम पर राज करने लगता है, हमें कंट्रोल करने लगता है। मास्टर योर इमोशंस आपको सिखाता है कैसे अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें, नेगेटिव थॉट्स के लूप से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपने दिमाग को रीवायर करके एक काम, फोकस्ड और पॉजिटिव लाइफ लीड करें। तो ये ऑडियो बुक एक ट्रांसफॉर्मेटिव सफर है, सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मास्टरी तक। ये उन सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपने अंदर के केओस को शांति में बदलना, जो चाहते हैं क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस अपनी हर फीलिंग्स पर, जो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, अपने इमोशंस को समझने, उन्हें मास्टर करने और एक नई लिबरेटेड जिंदगी जीने के लिए पूरी तैयार हो जाइए। दिस इज नॉट जस्ट अनदर सेल्फ हेल्प बुक गाइस, ये एक अवेकनिंग है, एक कॉल है टू राइज अबव योर मूड, टू ओन योर इनर वर्ल्ड, टू ट्रूली मास्टर योर इमोशंस। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार उबाऊ भी होती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। इस चैनल पे लाए गए कंटेंट को अपने जीवन के परिदृश्य में उतारने से सकारात्मक बदलाव लगभग तुरंत ही दिखने लगेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और समर्पण को पसंद नहीं करते, तो मेरी सलाह है कि अपने मोबाइल, टीवी तथा टिकटॉक वीडियो की ओर दोबारा से लौट जाएं और अगले विज्ञापन या वेबिनार के सारे सफलता हासिल करने की कोशिश करें। जो रातों रात सफलता दिलाने का वादा तो करते हैं, बशर्ते आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। धन्यवाद। Chapter 1 How your survival mechanism affects your emotions। अच्छा, इमेजिन कीजिए आप हजारों साल पहले एक जंगल में हैं। अचानक किसी की आहट सुनाई देती है, एक परछाई दिखती है। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और पूरी बॉडी अलर्ट मोड पर आ जाती है। आपको डर लगता है, गुस्सा भी आ सकता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये है आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, आपका एंशिएंट ब्रेन जो आपकी जान बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और आज भी मॉडर्न दुनिया में यही मैकेनिज्म हमारे कई इमोशंस को ड्राइव करता है। चैप्टर 1 में ऑथर हमें हमारे इमोशंस की सबसे गहरी फाउंडेशन से इंट्रोड्यूस कराता है, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म। वो बताते हैं कि हमारे इमोशंस जो आज हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ मॉडर्न लाइफ के बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि उनकी रूट्स हमारे उस पुराने दिमाग में है जिसका एक ही मकसद था, हमें जिंदा रखना। जब भी हमारा माइंड किसी चीज को थ्रेट या अपॉर्चुनिटी समझता है, तो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और हमें इंस्टेंटली एक इमोशन महसूस होता है, जैसे कि फियर, एंगर या इवन जॉय, जब हम कुछ रिवॉर्डिंग पाते हैं। द ऑथर एम्फसाइजेस दैट एक जमाने में जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में सैबर टूथ टाइगर्स का सामना करते थे, उनका ब्रेन उन्हें इंस्टेंटली वार्न करता था
उन्हें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता था। और तब ये जरूरी भी था क्योंकि उनकी लाइफ सच में डेंजर में होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफ में टाइगर्स तो नहीं है, पर डेडलाइंस है, बॉस का शार्प टोन है, ऑफिस पॉलिटिक्स है और हर छोटी सी स्ट्रेस ट्रिगर कर देती है वही अलार्म सिस्टम जो पहले किसी जानवर के अटैक के वक्त चालू होता था। सोचिए, सिर्फ बॉस की एक स्ट्रिक्ट लाइन, दिस इजंट गुड इनफ, और हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, एंजाइटी फील होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, जबकि रियलिटी में हमारी जान डेंजर में नहीं होती। एक छोटी सी मिस डेडलाइन और पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है, जैसे जंगल में किसी ने हम पर अटैक कर दिया हो। स्ट्रेंज, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा दिमाग आज भी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि कौन सा थ्रेट फिजिकल है और कौन सा सिर्फ इमोशनल या सोशल है। तो जब बॉस कुछ कह देते हैं या कोई मीटिंग गलत चली जाती है, तो भी ब्रेन उसे रियल थ्रेट की तरह ही ट्रीट करने लगता है। यही कंफ्यूजन, यही मिसअंडरस्टैंडिंग बना देती है इमोशनल इम्बैलेंस का सीधा रास्ता। बिकॉज बॉडी तो रेडी हो जाती है जंग लड़ने के लिए, लेकिन बैटलफील्ड तो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है। सो गाइस, क्या आप रेडी हो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझने और मास्टर करने के लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इमोशंस के पीछे छुपे लॉजिक को। ये था चैप्टर 1, जहां हमने इमोशंस के साइंटिफिक फाउंडेशन को समझा। जब आप अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म को पहचानते हैं, तब आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में आने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाई यू फील द वे यू डू, इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब, और कैसे आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीव्स आपकी इमोशनल दुनिया को शेप करते हैं। तब तक अपने अंदर के प्री हिस्टोरिक अलार्म सिस्टम को समझते रहिए। चैप्टर 2, व्हाई यू फील द वे यू डू। इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हर पीस एक अलग शेप का है, अलग कलर का है, और जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा पीस कहाँ फिट होना है, आप कंफ्यूज रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे इमोशंस भी एक बड़े पजल का पीस है, और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ये पीसेस हमारे अंदर कहाँ और कैसे फिट होते हैं, ताकि हमें पता चले व्हाई वी फील द वे वी डू। चैप्टर 1 में हमने इमोशंस के बायोलॉजिकल फाउंडेशन को समझा, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म। एंड अब चैप्टर 2 में ऑथर इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं, ये बताते हुए कि हमारी फीलिंग्स सिर्फ इंस्टिंक्ट्स नहीं है, बल्कि वो हमारे बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और इंटरप्रिटेशंस का नतीजा भी है। हर इंसान एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि हर किसी का इनर फिल्टर अलग होता है। आप जो महसूस करते हैं वो सिर्फ बाहर की दुनिया का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया का प्रोजेक्शन है। The author emphasizes that our past experiences and the meaning we attach to them profoundly shape our emotional responses today. चाइल्डहुड के लेसन्स, पास्ट फेलियर्स या सक्सेस स्टोरीज, ये सब हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं। जब कोई नई सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग उस ब्लूप्रिंट से मैच करता है और उसके हिसाब से एक इमोशन जनरेट करता है। जैसे अगर बचपन में आपको पब्लिक स्पीकिंग से कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला हो, तो बड़े होकर भी पब्लिक स्पीकिंग का ख्याल ही आपको एंग्शियस कर सकता है। It's not the speaking itself, but the story your mind tells you about it based on past data. So author suggests that to truly understand why you feel the way you do, you need to become aware of these internal blueprints and stories.
अपने इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें और पूछें, इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या इसकी वजह कोई पुराना एक्सपीरियंस है? क्या कोई बिलीफ है जो मुझे ये फील करा रहा है? दिस सेल्फ इंक्वायरी empowers you to go beyond the surface emotion and identify its true roots, giving you the power to change them. जब आप इस वाई को अनलॉक करते हैं, तब इमोशनल मास्टरी की चाबी, उसकी की आपके हाथ में आ जाती है। So guys, ये था चैप्टर 2 जहां हमने समझा कि हमारे इमोशंस हमारे अंदर के फिल्टर्स और एक्सपीरियंस का नतीजा है। जब आप इस वाई को समझते हैं, तब आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को बदलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और पावरफुल फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे इमोशंस पर गहरा असर डालती है। एंड तब तक अपने अंदर के पजल पीसेस को पहचानते रहिए। चैप्टर 3, हाउ योर ईगो अफेक्ट्स योर इमोशंस। इमेजिन कीजिए आप एक पार्टी में हैं और आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है। तुरंत आपको बुरा लगता है, शायद गुस्सा भी आता है। ये क्या था? क्या सच में आपका दोस्त आपको इग्नोर कर भी रहा था, या आपके अंदर की एक आवाज, आपका ईगो, ये कहानी बना रहा था कि आपकी इज्जत नहीं की गई? हमारा ईगो की ये आवाज हमारे इमोशंस पर एक गहरा असर डालती है। चैप्टर 3 में ऑथर एक क्रिटिकल एस्पेक्ट पर रोशनी डालते हैं, हाउ योर ईगो अफेक्ट्स योर इमोशंस। हमारा ईगो जो हमारे सेल्फ इमेज और सेल्फ इम्पोर्टेंस का घर है, अक्सर हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है बिना हमारे परमिशन के। जब हमारा ईगो को थ्रेट महसूस होता है, जैसे जब हमें क्रिटिसिज्म मिलता है या हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो ये तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है और हमें गुस्सा, इनसिक्योरिटी या सैडनेस जैसी फीलिंग्स महसूस होने लगती है। The author explains that the ego loves being right and hates being wrong. It seeks validation and fears rejection. जब आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा या आपको अंडरवैल्यू कर रहा है, तो ये ईगो का वुंड होता है और वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करने लगता है। ये रिएक्शन ईगो ड्रिवन होता है, ना कि ट्रस्ट ड्रिवन या ट्रूथ ड्रिवन। फॉर इंस्टेंस, your friend might have been genuinely distracted in the party, but your ego interpreted it as a personal slight, leading to hurt feelings. This happens constantly in our daily lives, making us slaves to our ego's endless demands. But जब हम अपने ईगो की आवाज को पहचान लेते हैं, तो हम उससे उसकी जगह पर रख सकते हैं। It's about detaching from the need to be right or superior and instead focusing on what is true and what serves our highest good. अपने ईगो ड्रिवन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें। क्या ये इमोशन मेरी इनसिक्योरिटी से आ रहा है? क्या मैं सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? इस अवेयरनेस के साथ हम ईगो की पकड़ से निकल सकते हैं और अपने इमोशंस पर रियल कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी के असली मालिक बन सकते हैं। जब आप अपने ईगो के खेल को पहचानते हैं, तब आप अपने इमोशंस के मास्टर बनने की तरफ एक बड़ा स्टेप बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारे मन में चल रही कहानियां हमारे इमोशनल लैंडस्केप को बुनती है। तब तक अपने अंदर के ईगो की आवाज को सुनते रहिए और उसे बिना जज किए ऑब्जर्व करते रहें। चैप्टर 4, द स्टोरी बिहाइंड योर इमोशंस। इमेजिन कीजिए आप एक बुक रीड कर रहे हैं। उस बुक में एक कैरेक्टर है जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा विक्टिम बना रहता है।
आपको उस पर तरस आता है या शायद गुस्सा भी। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वो बुक आपकी अपनी जिंदगी की बुक है और उस पे लिखी कहानियां ही आपके कई इमोशंस की वजह है? हमारे अंदर भी ऐसी कई स्टोरीज चलती रहती है जो हमारे इमोशनल रियलिटी को शेप करती है। चैप्टर 4 में ऑथर एक और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट पर रोशनी डालते हैं, द स्टोरी बिहाइंड आवर इमोशंस। वो बताते हैं कि हमारे इमोशंस अक्सर किसी सच्चाई या फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि उस स्टोरी पर बेस्ड होते हैं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। जब कोई इवेंट होता है, हमारा दिमाग उससे तुरंत इंटरप्रेट करता है, उसे एक मीनिंग देता है और उस मीनिंग के हिसाब से एक कहानी बुनता है, और वो कहानी ही हमारे इमोशंस को जनरेट करती है। The author emphasizes that these stories are often unconscious and deeply ingrained. जैसे अगर आपका बॉस आपको एक मेल में अर्जेंट लिखकर भेजता है, तो आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बना सकता है। Oh no, shit, I'm in trouble. I'm not good enough. This is a disaster. ये कहानी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फियर देगी। लेकिन क्या सच में ये डिजास्टर है या सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है? जब आप अपनी इस स्टोरी को चैलेंज करते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन भी कम हो जाता है। The author suggests that to master your emotions, you need to master your internal narrative. अपनी स्टोरीज को पहचानिए, वो विक्टिम स्टोरीज, I'm not good enough स्टोरीज, लाइफ इज अनफेयर स्टोरीज। एक बार जब आप अपनी स्टोरी को देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है उसे बदलने का, उसे चेंज करने का। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, इज दिस स्टोरी सर्विंग मी? इज इट एम्पावरिंग मी और इज इट होल्डिंग मी बैक? और फिर आप कॉन्शियसली एक नई, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा एम्पावरिंग स्टोरी खुद की लाइफ के लिए लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ चैलेंज एंड आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। जब आप अपनी कहानी के राइटर खुद बन जाते हैं, तब आप अपनी इमोशनल डेस्टिनी के भी डिजाइनर बन जाते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने इमोशंस के पीछे छुपी कहानियों को अनकवर किया। जब आप अपनी कहानी के राइटर बन जाते हैं, तब आप अपने इमोशनल स्क्रिप्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे पार्ट 1 का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू, हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। कुछ ऐसे तरीके जो आपको इन भरी फीलिंग से आजादी दिला सकते हैं। तब तक अपने अंदर चल रहे कहानियों को सुनते रहिए और उन्हें अपने हिसाब से रीराइट करते रहिए। चैप्टर 5, हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। इमेजिन कीजिए आपने अपने हाथ में एक हॉट सा स्टोन पकड़ा हुआ है, एक गरम पत्थर पकड़ा हुआ है। आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसे फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपने उस पत्थर को छोड़ दिया तो क्या होगा? हमारे नेगेटिव इमोशंस भी कुछ ऐसे ही गर्म पत्थर की तरह होते हैं। हम उन्हें पकड़े रहते हैं, ये सोचकर कि उन्हें पकड़े रहना ही सही होगा, जबकि उन्हें रिलीज कर देना, उन्हें छोड़ देना ही रियल हैप्पीनेस एंड रियल फ्रीडम है। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक बहुत ही क्रूशियल और लिबरेटिंग लेसन देते हैं, दैट इज हाउ टू लेट गो ऑफ आवर नेगेटिव इमोशंस। हमने समझा कि इमोशंस क्या होते हैं, उनके ट्रिगर्स क्या है और हमारे थॉट्स कैसे उन्हें बनाते हैं। लेकिन अक्सर हम नेगेटिव इमोशंस को पकड़े रहते हैं। गुस्सा, रिसेंटमेंट, सैडनेस या गिल्ट, वो हमारे अंदर एक बोझ बन जाता है और हमें नीचे खींचता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है
कि कैसे इन भारी भरकम फीलिंग्स को रिलीज किया जाए और एक लाइट, आजाद स्टेट में रहा जाए। The author emphasizes that letting go is not about suppressing or ignoring your emotions. It's about acknowledging them, processing them, and then consciously choosing to release their hold on you. एक तरीका है, that is emotional detachment. जब कोई नेगेटिव इमोशन आए, उसे अपने से अलग करके देखें। मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे अंदर गुस्से का इमोशन है। ये छोटा सा शिफ्ट आपको इमोशन की पकड़ से निकाल देता है। दूसरा तरीका है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना और दूसरों को भी माफ कर देना। जब तक हम फॉरगिवनेस की शक्ति को नहीं अपनाते, तब तक पुराने जख्म हमारे अंदर गुस्से और दर्द को पालते रहते हैं। फॉरगिवनेस उस बोझ को उतार देता है। ऑथर ऑल्सो सजेस्ट सम टेक्निक्स जो हमें प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता है टू मॉड्यूलेट आवर इमोशंस, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत पावरफुल है। गहरी सांस लेना और धीरे से उसे रिलीज करना, जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। जर्नलिंग भी एक इफेक्टिव टूल है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को लिखकर उन्हें प्रोसेस करते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। इसके साथ है एक्सेप्टेंस, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना, उसे रेजिस्ट ना करना, बिकॉज रेजिस्टेंस क्रिएट्स मोर सफरिंग। जब आप इन टूल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तब आप अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसे पॉजिटिविटी और शांति से भरा जा सकता है। इट्स अबाउट क्लीनिंग योर इनर हाउस सो दैट पीस कैन ट्रूली रिसाइड देयर। चैप्टर 6, हाउ योर बॉडी अफेक्ट्स योर इमोशंस। इमेजिन कीजिए आपका फोन लो बैटरी पर है। आपको पता है कि वो किसी भी पल बंद हो सकता है और आप उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम उसकी बैटरी का ध्यान नहीं रखते, तब हम उसको रेस्ट नहीं देते, तो हमारे इमोशंस भी लो हो जाते हैं। हमारी बॉडी और इमोशंस के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हाउ आवर बॉडी अफेक्ट्स आवर इमोशंस। हमने अब तक अपने इमोशंस को मेंटल और साइकोलॉजिकल नजरिए से देखा, लेकिन वो बताते हैं कि हमारी फिजिकल स्टेट का हमारे इमोशनल वेल-बीइंग पर डायरेक्ट एंड प्रोफाउंड असर पड़ता है। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि जब आप थके हुए होते हैं या भूखे होते हैं, तो आप ज्यादा इरिटेबल या मूडी हो जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। द ऑथर एम्फसाइजेस 3 key physical aspects: sleep, nutrition and physical activity. जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारा दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता और हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसी तरह शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे मूड स्विंग्स और एनर्जी डिप्स होते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। जब आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो आपके इमोशंस भी अनरेगुलेटेड हो जाते हैं। ऑथर सजेस्ट दैट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल हेल्थ। अपनी नींद को प्रायोरिटी दें, एक हेल्दी डाइट फॉलो करें और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं। ये सब सेल्फ केयर की बेसिक फाउंडेशन है। जब आप अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, तो आप अपने दिमाग को भी एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो इमोशंस को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाता है।
It's about understanding that a healthy mind resides in a healthy body, and this connection is a two-way street. Chapter 7. How your thoughts affect your emotions. इमेजिन कीजिए आप गार्डन में हैं। अगर आप उसमें सिर्फ वीड्स बोएंगे तो आपको वीड्स ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को बोएंगे तो आपका गार्डन खूबसूरत और प्रोडक्टिव बनेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही एक गार्डन है और हमारे थॉट्स वो सीड्स हैं, वो बीज हैं जो हम उसमें बोते हैं। ये सीड्स ही हमारे इमोशंस के फूल या कांटे बनते हैं। चैप्टर 7 में थिबाउट मॉरिस एक बार फिर इस फंडामेंटल कनेक्शन पर जोर देते हैं, हाउ आवर थॉट्स अफेक्ट्स आवर इमोशंस। हमने चैप्टर 4 में इसके पावर को टच तो किया था, लेकिन यहाँ ऑथर इसे और गहराई से समझते हैं। वो बताते हैं कि हमारे इमोशनल स्टेट का 90% से ज्यादा हिस्सा हमारे थॉट से डिटरमाइन होता है। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट खुद में ना अच्छा होता है और ना ही बुरा, उसे अच्छा या बुरा हमारे थॉट्स बनाते हैं। दिस इज द काउंटरस्टोन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। The author emphasizes that most of us are unconscious of our thought patterns. हमारे दिमाग में दिन भर हजारों थॉट्स चलते हैं और उनमें से कई ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ANTs होते हैं। मैं काफी नहीं हूं, मुझे ये नहीं हो, मुझसे ये नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसे थॉट्स हमारे अंदर एंजाइटी, सैडनेस और सेल्फ डाउट को पैदा करते हैं। हमारे इमोशंस उन्हीं थॉट्स के रिफ्लेक्शंस हैं। जब हम सोचते हैं कि हम लूजर हैं तो हम लूजर जैसा ही महसूस करते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। ऑथर सजेस्ट्स दैट टू मास्टर योर इमोशंस यू मस्ट फर्स्ट मास्टर योर थॉट्स। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक और एम्पावरिंग थिंकिंग है। ही एडवोकेट्स फॉर थॉट चैलेंजिंग, अपने नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चनिंग करना। क्या ये सच है? क्या इसका कोई और नजरिया हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक आई एम अ फेलियर, देन चैलेंज इट विद हैव आई फेल्ड एट एवरीथिंग? व्हाट हैव आई लर्न्ड? हाउ कैन आई इंप्रूव? दूसरा तरीका है रीफ्रेमिंग। सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग एंगल से देखना, एक प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखना। जब आप अपने थॉट्स के सीड्स को चेंज करते हैं तो आपकी इमोशनल क्रॉप्स भी बदल जाते हैं। इट्स अबाउट बीइंग द गार्डनर ऑफ योर माइंड, चूजिंग व्हाट यू प्लांट एंड व्हाट यू अलाउ टू ग्रो। चैप्टर 8. How your words affect your emotions. इमेजिन कीजिए आप किसी को कुछ बहुत बुरा बोलते हैं। आपको भी तुरंत एक अजीब सा बोझ या नेगेटिविटी महसूस होता है, या जब आप किसी को सच्चे दिल से उसकी तारीफ करते हैं तो आपको भी एक खुशी महसूस होती है। तो गाइस, ये क्या है? ये है शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। और ये पावर सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि सबसे पहले हम पर खुद असर डालती है। हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं और जो हम अपने आप से सुनते हैं या बोलते हैं, हमारे इमोशंस को गहराई से अफेक्ट करता है। यहाँ ऑथर एक फैसिनेटिंग कनेक्शन रिवील करते हैं, हाउ आवर वर्ड्स अफेक्ट आवर इमोशंस। हमने समझा कि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को शेप करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं, चाहे वो दूसरों से हो या अपने आप से, हमारे थॉट्स को सॉलिड बनाते हैं और उसके बाद हमारे इमोशंस को। जब आप कुछ बोलते हैं तो आप उस थॉट को एक फिजिकल रियलिटी दे देते हैं और आपका दिमाग उस पर ज्यादा यकीन करने लगता है।
The author emphasizes on both spoken words and self-talk. जब आप बार बार मैं दुखी हूँ या मेरी किस्मत खराब है जैसे वर्ड्स बोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये बार बार कंफर्मेशन देते हैं और आप इसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब आप दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी रुकी रहती है। इसी तरह जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करते हैं, जैसे मैं केपेबल हूँ या मैं शुक्रगुजार हूँ, तो आप अपने दिमाग को एम्पावरिंग सिग्नल्स देते हैं और आप कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करते हैं। Our words are spells we cast upon ourselves and others. Author suggests for becoming mindful of our vocabulary. Eliminate negative words from your daily language, especially when describing yourself or your situations. अपने आप को डिस्क्राइब करने या अपने सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने का जो हमारा नजरिया है या जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, उस वोकैबुलरी को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्लेस आई हेट दिस विथ आई प्रेफर समथिंग एल्स। रिप्लेस करें आई कांट विथ आई विल ट्राई माई बेस्ट और हाउ कैन आई। इसके अलावा प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से ऐसी बातें करें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको मोटिवेट करें और अपनी वर्बल हैबिट्स को बदलकर अपने इमोशनल हैबिट्स को बदल सकेंगे। इट्स अबाउट यूजिंग योर वॉइस नॉट जस्ट टू कम्युनिकेट बट टू क्रिएट योर इमोशनल रियलिटी। जब आप अपनी जुबान से निकली हर आवाज के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, तब आप अपनी इमोशनल दुनिया को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और इंटरेस्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल सिर्फ हमारे बॉडी पर नहीं, हमारे मन पर भी असर डालता है। तब तक अपने वर्ड्स को सोच समझ कर यूज करते रहिए। चैप्टर 9 How your environment affects your emotions. Imagine कीजिए कि आप एक बहुत शोर शराबे वाले, गंदे, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट से रूम में बैठे हैं। तो क्या आपको वहां घबराहट या इरिटेशन महसूस होती है? अब इमेजिन कीजिए कि आप एक साफ सुथरे, शांति भरे और सूरज की रोशनी वाले कमरे में हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड स्पेशियस है। क्या आपको तुरंत शांति और सुकून महसूस होता है? ये क्या था? ये है आपके एनवायरनमेंट का असर। हमारे आसपास का माहौल सिर्फ हमारी बॉडी को नहीं, हमारे इमोशंस को भी गहराई से अफेक्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इमोशन सिर्फ हमारे अंदर से आते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमारा फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट हमारे इमोशनल स्टेट को सिग्निफिकेंटली शेप करता है। हमारे घर का माहौल, हमारे काम की जगह, जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब हमारे मूड और एनर्जी लेवल्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। The author emphasizes that clutter, disorganization, poor lighting, and loud noises can create a sense of chaos and anxiety. इसी तरह negative people, constant bad news या toxic relationships हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और हमें डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करा सकते हैं। On the other hand, a clean, organized, well-lit space, natural elements like plants और पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों के साथ रहना हमारे अंदर शांति, खुशी और इंस्पिरेशन पैदा करता है। Our environment is not just a backdrop, it's an active participant in our emotional drama. Author suggests becoming intentional about curating your environment. Declutter your physical space, your home and workspace. जब आपका एक्सटर्नल स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो आपका इंटरनल माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड महसूस करता है। सीक आउट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको अपलिफ्ट करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो। ऑल्सो लिमिट एक्सपोजर टू नेगेटिविटी।
कम न्यूज़ देखें, सोशल मीडिया पर कम टाइम स्पेंड करें और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें जो आपके इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करे। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सैंक्चुरी, अ हेवन फॉर योर माइंड एंड सोल, वेयर पॉजिटिव इमोशंस कैन फ्लरिश। चैप्टर 10, हाउ योर स्लीप अफेक्ट्स योर इमोशंस। हमारे ब्रेन को जब पूरी नींद नहीं मिलती तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता और हमारे इमोशंस भी क्रैश होने लगते हैं। नींद हमारी इमोशनल वेलबींग का हिडन फाउंडेशन है। हम अक्सर नींद को एक लग्जरी या वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। जब हम सोते हैं, हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है और इमोशनल एक्सपीरियंसेस को रेगुलेट करता है। Lack of sleep is a direct pathway to emotional deregulation. The author emphasizes that chronic sleep deprivation makes us more irritable, anxious and prone to mood swings. हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, नींद की कमी में ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए जब हम थके हुए होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें गुस्सा दिला सकती है या हम बहुत जल्दी रोने लगते हैं। Sleep acts like a reset button for our emotional system. बिना इस रीसेट के हमारा ब्रेन ओवरवेल्म्ड और सेंसिटिव हो जाता है, making us emotionally vulnerable. Author suggests making sleep a non-negotiable priority. Establish a consistent sleep schedule. हर दिन एक ही टाइम पर सोना और उठना, even on weekends. Create a relaxing bedtime routine. Screen-free time, light reading, a warm bath or meditation. Avoid caffeine and heavy meals before bed. अपने बेडरूम को डार्क, क्वाइट और कूल रखें। जब आप अपने दिमाग को पूरी रेस्ट देते हैं तो वो इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है, स्ट्रेस को कम करता है और आपको दिन भर ज्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव रखता है। इट्स अबाउट रिचार्जिंग योर इमोशनल बैटरी एवरी सिंगल नाइट। जब आप अपनी नींद को प्रायोरिटी देते हैं तब आप अपने इमोशनल वेलबींग की गहराई को समझते हैं और उसकी गहरी नींव रखते हैं। इसके साथ ही हमने पार्ट 2 व्हाट अफेक्ट्स योर इमोशंस को यहाँ कंप्लीट किया है, जहाँ हमने बॉडी, थॉट्स, वर्ड्स, एनवायरनमेंट और स्लीप के इम्पोर्टेंस को डीपली अंडरस्टैंड किया। एंड अब हम पार्ट 3 हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ हम और गहराई से समझेंगे कि इमोशंस कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें बदला जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। तब तक अपनी नींद को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना कर रखिए। चैप्टर 11, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे यूज करना सीख रहे हैं एंड उससे यूज्ड टू हो रहे हैं। जब तक आपको उसके अलग अलग पार्ट्स और वो कैसे मिलकर काम करता है ये नहीं पता, आप उसे ठीक से यूज नहीं कर सकते। हमारे इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है और इस चैप्टर में हम उनके 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स को समझेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ ऑथर पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं इमोशंस की एनाटॉमी को एक्सप्लेन करते हुए, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। हमने अब तक समझा कि इमोशंस क्या हैं और क्या चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं, लेकिन ऑथर अब इनकी क्रिएशन प्रोसेस पर फोकस करते हैं, ये बताते हुए कि हर इमोशन 3 बेसिक कंपोनेंट्स का नतीजा है, फिजियोलॉजी, थॉट्स एंड फोकस। ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर हमारे हर इमोशनल एक्सपीरियंस को बनाते हैं।
The author elaborates on each component. Physiology refers to our body's physical state. हमारी body language, facial expressions, breathing patterns. जब आप खुश होते हैं तो आपकी body language open होती है, आप मुस्कुराते हैं और आपकी सांसें गहरी होती है. Thoughts are the mental interpretations or stories that we tell ourselves about a situation, जिसके बारे में हमने already chapter 4 and 7 में बात की थी. And focus refers to what we choose to pay attention to. वो कौन से aspects हैं situation के जिन पर हमारा ध्यान है, क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ जाता है energy वहीं flow करती है और emotions वहीं से generate होते हैं. Author suggests that by consciously changing any one of these three components, you can change your emotional state. अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें, सीधा खड़े हो, मुस्कुराएं, गहरी सांसें लें. ये अपने थॉट्स या फिर अपने थॉट्स को चैलेंज करें और अपनी स्टोरी को बदलें या अपना फोकस चेंज करें, प्रॉब्लम से हटाकर सल्यूशन पर या उन चीजों पर जो आपके पास ऑलरेडी हैं. इट्स लाइक अ ट्राइपॉड. अगर आप एक लेग को एडजस्ट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है. जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को मास्टर करते हैं तो आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि आप उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. Chapter 12. How to change your interpretation. Imagine कीजिए आप एक ही फिल्म को दो अलग अलग लोगों के साथ देख रहे हैं. एक को वो फिल्म बहुत पसंद आती है, वो उसमें गहराई देखता है. दूसरे को वो बिल्कुल बेकार लगती है. फिल्म तो एक ही थी पर उसका इंटरप्रिटेशन अलग था. हमारी लाइफ के इवेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. एक ही इवेंट दो लोगों को अलग इमोशंस दे सकता है क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है. और इस चैप्टर में हम इसी शक्ति को समझेंगे जहां ऑथर ने एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर जोर डाला है. हाउ टू चेंज योर इंटरप्रिटेशन. हमने प्रीवियस चैप्टर में इमोशंस के 3 कंपोनेंट्स की बात की और उनमें से थॉट्स एक बड़ा हिस्सा है. ऑथर बताते हैं कि हमारे इंटरप्रिटेशंस यानी हमारी किसी इवेंट या सिचुएशन को समझने का तरीका सीधे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. एक्सटर्नल इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशंस उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है. The author emphasizes that most of our interpretations are unconscious and based on our past experiences, beliefs and stories. अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है तो एक नो का मतलब आपके लिए मैं काबिल नहीं हूँ हो सकता है, जो आपको दुखी करेगा. लेकिन उसी नो का मतलब किसी और के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जो उसे मोटिवेट करेगा. It's the filter through which you see the world that determines your emotional response. जब तक हम अपने फिल्टर्स को नहीं बदलते तब तक हमारे इमोशंस भी नहीं बदलते, चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन कितनी ही क्यों ना बदल जाए. The author suggests that changing your interpretation is a powerful act of conscious emotional control. इसके लिए challenge your initial interpretation. जब कोई सिचुएशन आपको अपसेट करे तो अपने आप से पूछिए, Is this the only way to look at this? What's another way I could interpret this event? Seek alternative perspectives. अपने आप को उन लोगों की जगह पर रखें जो इस सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं. Focus on growth and learning. हर मुश्किल को एक लेसन की तरह देखें, ना कि एक डिजास्टर की तरह. जब आप अपने लेंस बदलते हैं तो आपकी पूरी इमोशनल रियलिटी बदल जाती है. It's about being the director of your own mental movie, choosing the narrative that empowers you.
यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अपने इंटरप्रिटेशंस को कॉन्शियसली चैलेंज करना, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ढूंढना और हर सिचुएशन को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ही रियल पावर है, जो आपको अपने इमोशनल रियलिटी को रीराइट करने और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगी। चैप्टर 13, हाउ टू लेट गो ऑफ इमोशंस। इमेजिन कीजिए आपने अपने हाथ में एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ है। जितनी देर आप उस टुकड़े को पकड़े रखेंगे उतना ही आपका हाथ ठंडा और सुन्न पड़ेगा, पर जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं आपको राहत महसूस होती है। हमारे इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, खासकर नेगेटिव इमोशंस। जब तक हम उन्हें पकड़े रखते हैं वो हमें ठंडा और सुन्न कर देता है। एंड इस चैप्टर में हम उन्हें छोड़ने के आर्ट को सीखेंगे और समझेंगे। यहाँ ऑथर ने वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक पर फोकस किया है, दैट इज हाउ टू लेट गो ऑफ आवर इमोशंस। हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में लेटिंग गो की बात की थी, लेकिन यहाँ ऑथर इसे इमोशंस के फॉर्मेशन और उन्हें तोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा गहराई से समझाते हैं। वो बताते हैं कि कई बार हम इमोशंस को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है या उन्हें छोड़ने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन असली शक्ति उन्हें प्रोसेस करके रिलीज करने में है। The author emphasizes that emotions are meant to be felt, not held into. ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगी गाइस, मैं इसे फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। The author emphasizes that emotions are meant to be felt, not held on to. जब एक इमोशन आता है उसे फील करें, उसे ऑब्जर्व करें और फिर उसे जाने दें। He introduces the concept of emotional processing, allowing the emotion to simply exist within you without judgment or resistance. Don't fight it. Don't try to intellectualize it too much. Just feel it like a wave passing through you. Resistance is what gives emotions staying power. यानी इमोशन को सिंपली अपने अंदर एग्जिस्ट करने दें बिना किसी जजमेंट या रेजिस्टेंस के। उसे फाइट मत करें, उसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, उसकी कोशिश ना करें, बस उसे फील करें जैसे कोई लहर आपके अंदर से गुजर रही हो। रेजिस्टेंस ही वो चीज़ है जो इमोशंस को रुकने का पावर देती है, और इसीलिए ऑथर कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स भी सजेस्ट करते हैं लेटिंग गो के लिए, लाइक माइंडफुल ब्रीदिंग, जो इनक्रेडिबली पावरफुल है। अपनी सांस पर ध्यान दें और हर एक्सलेशन के साथ उस इमोशन को रिलीज करने की कोशिश करें। फिजिकल रिलीज, कभी कभी इमोशंस को फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू रिलीज करना जरूरी होता है, जैसे वॉकिंग, डांसिंग या इवन क्राइंग। एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को सेफ तरीके से एक्सप्रेस करना, जैसे जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना। द की इज टू ब्रेक द लूप ऑफ होल्डिंग ऑन। जब आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपने अंदर एक इमोशनल डिटॉक्स क्रिएट करते हैं और आप हर पल को आज़ादी से जी सकते हैं बिना पुराने बोझ के। तो जो सबसे पहली ज़रूरी बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि इमोशंस को पकड़े रहना हमारे लिए बोझ है और उन्हें प्रोसेस करके रिलीज करना ही असली इमोशनल आज़ादी है। दूसरी बात, इमोशंस को जाने देने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बिना जजमेंट के महसूस करना, उन्हें अलाउ करना और फिर उन्हें माइंडफुल ब्रीदिंग, फिजिकल रिलीज या एक्सप्रेशन जैसे तरीकों से रिलीज करना है। और तीसरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये प्रैक्टिस
हमारे अंदर एक इमोशनल डिटॉक्स क्रिएट करती है, जिससे हम पुराने बोझ से फ्री होकर हर पल को शांति एंड आज़ादी से जी सकते हैं। सो गाइस, नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने दिमाग को नए एम्पावरिंग पैटर्न्स के लिए ट्रेन किया जा सकता है, ताकि आपकी इमोशनल लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाए। तब तक अपने अंदर के बोझ को हल्का करते रहिए और हर इमोशन को एक गुजरती हुई लहरों की तरह देखते रहिए। चैप्टर 14, हाउ टू कंडीशन योर माइंड। इमेजिन कीजिए आप एक एथलीट हैं और आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से वो स्किल नहीं आएगी। आपको बार बार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम उसे इमोशनल मास्टरी के लिए कंडीशन नहीं करेंगे तो वो पुराने पैटर्न्स में ही फंसा रहेगा। एंड इस चैप्टर में हम इसी माइंड कंडीशनिंग के पावर को समझेंगे। हमने अब तक समझा कि इमोशंस कैसे फॉर्म होते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जा सकता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए आपको अपने दिमाग को कॉन्शियस एफर्ट से ट्रेन करना होगा। कंडीशनिंग का मतलब है नए एम्पावरिंग मेंटल और इमोशनल पैटर्न्स को बार बार रिपीट करना जब तक वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का या सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाए। The author emphasizes that our current emotional patterns are a result of past conditioning. अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं या हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो ये आपके दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है। But the good news is you can reprogram it. He introduces techniques like repetition and visualization. जब आप बार बार अपने आप से एम्पावरिंग अफर्मेशंस दोहराते हैं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। विजुअलाइजेशन भी बहुत पावरफुल है। अपने आप को उस इमोशनली बैलेंस स्टेट में इमेजिन करना जो आप चाहते हैं, जिससे आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। The author suggests that consistency and emotional intensity are key to effective conditioning. सिर्फ एक बार अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे रोज करें और उसमें इमोशनल और अपने इमोशंस को भी डालें। उसे रोज करें और उसमें इमोशंस डालें। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को एक डेली प्रैक्टिस बनाएं। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। कॉन्शियसली फोकस ऑन व्हाट गोज राइट, नॉट जस्ट ऑन व्हाट गोज रॉन्ग। जब आप अपने दिमाग को रेगुलरली पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट से फीड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करना शुरू कर देता है। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ मेंटल जिम फॉर योर माइंड where you consistently strengthen your emotional muscles. So guys, इसी के साथ ही हमने पार्ट 3 How Emotions Are Formed को कंप्लीट किया है। एंड अब हम पार्ट 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को, खासकर उन नेगेटिव वंस को, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही पावरफुल इमोशन जिसे हम अपने ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हैं। तब तक अपने दिमाग को कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सिग्नल्स देते रहिए। चैप्टर 15, हाउ टू यूज इमोशंस फॉर पर्सनल ग्रोथ। सो गाइस, हमने अब तक मास्टर योर इमोशंस के गहरे समुंदर में कई लहरों को समझा है। हमने जाना कि इमोशंस क्या हैं, कैसे वो बनते हैं और कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है। लेकिन असली मास्टरी तभी आती है जब हम हर इमोशन को, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना लगे, अपनी ग्रोथ की सीढ़ी बनाते हैं। एंड ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी फीलिंग्स को दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर, एक गाइड और एक कैटलिस्ट की तरह देखते हैं।
सो गाइस, इस पार्ट में हम अपने इमोशनल जर्नी के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से में कदम रख रहे हैं, जहां हमारी हर इमोशन हमारी तरक्की का हिस्सा बनेगी। चलिए शुरू करते हैं इस डीप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी हर चैलेंजिंग इमोशन को अपना पावरफुल वेपन बनाया जाए। पहले बात करते हैं डर, फियर की। अक्सर हम इसे एक दीवार की तरह देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन ऑथर समझाते हैं कि डर सिर्फ एक स्टॉप सिग्नल नहीं है, ये एक कंपास के नीडल की तरह है जो आपको अपनी रियल ग्रोथ का डायरेक्शन दिखाती है। जब आपको डर महसूस होता है तो ये सिर्फ आपको खतरे से बचाने के लिए नहीं है, ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, जो आपको स्ट्रेच करेगा, जहां असली पोटेंशियल छुपा है। ये डर आपके सेंसेस को शार्प करता है, आपको रेडी करता है और आपको उन कदमों की तरफ ढकेलता है जिन्हें लेने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। डर को एनालाइज करें, क्या ये एक रियल थ्रेट है या सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी? उसे अपने अल्टीमेट मोटिवेशन की तरह यूज करें एंड रिक्वायर्ड स्टेप्स ले। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेस एंड वरी को। ये हमारे अंदर की एक तेज घंटी की तरह है जो लगातार रिंग करती रहती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ शोर नहीं है, ये आपके इंटरनल सिस्टम का वार्निंग सिग्नल है जो अनएड्रेस्ड इश्यूज की तरफ इशारा करता है, जो आपकी जिंदगी में ध्यान मांग रहे हैं। स्ट्रेस आपको बताता है कि आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई अनमैनेज सिचुएशन है जिसे अटेंशन देने की जरूरत है। वरी आपको अपनी अनिश्चितताओं से परे देखने, बेटर प्लानिंग करने और अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव एक्शंस में बदलने के लिए कह रही है। जब आप इन्हें एक बिजी सिग्नल के बजाय एक फोकस्ड रिमाइंडर की तरह देखते हैं, तब आप अपनी चिंता को अपने स्ट्रैटेजिकल एक्शन प्लान में बदल सकते हैं, अपनी फोरसाइट को बढ़ा सकते हैं और अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर आता है लोगों की परवाह, दैट इज केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। ये इमोशन हमें अक्सर एक पिंजरे में बंद कर देता है, जहां हम अपनी असलियत से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऑथर समझाते हैं कि ये सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख नहीं है, ये अक्सर आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज का एक गहरा मिरर है जो आपकी असली शक्ति को दबाता है। जब आप लोगों की सोच से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि आपकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इससे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, अपनी इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, अपनी यूनिक वैल्यूज पर खड़े रहें। ये इमोशन आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं और अपनी रूह की आवाज सुनते हैं, तब बाहर की राय आपको सिर्फ एक धुंधली परछाई की तरह लगती है। तब बाहर की राय आपको सिर्फ एक धुंधली परछाई की तरह लगती है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की, जो एक बहुत ही गहरा और डिफिकल्ट इमोशन है, और याद रखिए इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बेहद जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि इस अंधेरे में भी एक हिडन मैसेज हो सकता है। ये आपकी रूह का एक फोर्स्ड पॉज है फॉर प्रोफाउंड रिकैलिब्रेशन। ये एक सिग्नल है कि आपकी जिंदगी में कुछ फंडामेंटल बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, या आपको अपने अंदर की दुनिया और प्रायोरिटीज पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। डिप्रेशन अगर कंपैशनेट नजरिए से समझा जाए तो आपको अपनी जिंदगी को रीइवैल्यूएट करने, पुराने घावों को भरने और एक ज्यादा ऑथेंटिक दिशा में ले जाने के लिए एक कैटलिस्ट फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बन सकता है। आगे बढ़ते हैं जेलसी पर। ये इमोशन हमें अनकंफर्टेबल कर देता है और हम अक्सर इससे शर्मिंदा या एम्बैरेस्ड होते हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि जेलसी सिर्फ जलन नहीं, ये आपकी हिडन डिजायर्स
और अनरियलाइज्ड पोटेंशियल का एक क्लियर कंपास है। जब आपको किसी से जलन हो तो आप अपने आप से पूछिए, इस पर्सन के पास क्या है जो मैं भी चाहता हूँ, और ये मेरी किस अनएक्सप्रेस्ड इच्छा की तरफ इशारा कर रहा है। इससे अपनी इंस्पिरेशन बना लें, उन लोगों को अपने मेंटोर की तरह देखें, उनसे सीखें और उन चीज़ों को अचीव करने के लिए अपनी खुद की यूनिक पाथ डिफाइन करें। जेलसी आपको अपने अनएक्नॉलेज्ड एस्पिरेशंस को पहचानने और उनके लिए एक्शन लेने की पावर देती है। फिर आता है प्रोक्रास्टिनेशन। जब हम किसी काम को टालते हैं तो ये सिर्फ आलसी होना नहीं है। ऑथर कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन अक्सर एक गहरा इमोशनल ब्लॉकेट का सिग्नल है। शायद आपको फेलियर का डर है, या आपको टास्क बहुत बड़ा और ओवरवेलमिंग लग रहा है, या आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है। ये आपके अंदर की आवाज है जो कह रही है रुक जाओ, कुछ सॉल्व करना है पहले। इससे अपने इनर ब्लॉकेट्स को पहचानने का डायग्नोस्टिक टूल बना ले। इसे अपने इनर ब्लॉकेजेस को पहचानने का डायग्नोस्टिक टूल बना ले। टास्क को छोटे डुएबल बेबी स्टेप्स में बांटें, उसके पीछे छुपी असली वजह को समझें और उसे एड्रेस करें। प्रोक्रास्टिनेशन आपको स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन और स्किल डेवलपमेंट की तरफ मोटिवेट करता है। एंड लास्टली, लैक ऑफ मोटिवेशन, दैट इज जब हमें आगे बढ़ने का बिल्कुल मन ना करे, जब ड्राइव खत्म हो जाए। ऑथर बताते हैं कि ये मोटिवेशन की कमी अक्सर दो गहरे सिग्नल्स देती है। या तो आप फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं और गहरे रेस्ट की जरूरत है, या फिर आप जो कर रहे हैं वो आपकी असली वैल्यूज या लाइफ पर्पस से अलाइंड नहीं है। इससे अपनी इनर गाइडेंस की तरह देखें, जो आपको रेस्ट लेने या अपनी दिशा बदलने के लिए कह रही है। अपनी एनर्जी लेवल्स चेक करें, अपने वाई से रिकनेक्ट करें और अपनी असली ड्राइव और पैशन को रिकिंडल करें। मोटिवेशन की कमी आपको एक ज्यादा मीनिंगफुल और एनर्जेटिक रास्ते की तरफ ले जा सकती है। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने समझा कि कैसे हमारे डिफरेंट डिफिकल्ट इमोशन, चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, एक पावरफुल टीचर एंड कैटलिस्ट है। जब हम उन्हें सप्रेस करने के बजाय उनके मैसेजेस को समझते हैं और उन्हें अपनी पावर के लिए यूज करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हम सिर्फ इमोशंस के मास्टर नहीं बनते, हम उनके वाइज एल्केमिस्ट बनते हैं जो हर फीलिंग को सोने में बदल देते हैं। सो गाइस, इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस बुक, Master Your Emotions, a practical guide to overcome negativity and better manage your feelings, which was written by Thibaut Maurice. And this audiobook was brought to you by Aesthetic Narrator. I hope कि मेरे ये efforts हर chapter का detailed summary में जो दिए गए मॉरल्स हैं वो आप तक बहुत अच्छे से मैं पहुंचाने में कामयाब रही होंगी। अगर मेरे एफर्ट्स आपको जेन्युइन लगे हो, थोड़े भी रियल लगे हो, या आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ऐड किए हो, तो प्लीज एक अच्छी सी स्माइल के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग किसी नई बुक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।